सॉरी फ्रेंड्स, वो मैंने पॉज करते टाइम थोड़ा वो हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट फिर अगेन। ओके, तो पोज के कारण मैंने स्टॉप कर दिया था। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। ओके, तो कंजक्टिव यूज किसे बोलते हैं? कंजक्टिव यूज फ्रेंड्स यानी कि कंबाइन पहला तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कंबाइन यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। अब ये कंबाइन यूज ये तो फ्रेंड्स मल्टी यूज ऑफ डैम के हो गए, या ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए जो डैम का यूज़ होता है, ये डैम का बेनिफिट हो गया। अब हमको क्या करना है? कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर इन अ बेसिन मीन्स, यानी कि कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर बेसिन में किसका मतलब यूज़ होता है उसके बारे में देखना है। तो कंबाइन यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर में जो कंबाइन यूज़ होता है इसके लिए ये इसका यूज़ होता है, और दूसरा यूज़ होता है कंजक्टिव यूज़ होता है, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज बी। ओके, 203 का राइट आंसर बी हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कंजर्वेटिव यूज़ ऑफ वाटर रिलेट टू द कंबाइंड यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, तो इसके लिए इसका यूज़ होता है। तो 203 में बी इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद द ट्रैक्टिव फोर्स मेथड ऑफ डिजाइनिंग स्टेबल चैनल इज एप्लीकेबल टू द चैनल, यानी कि ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है और किसके लिए यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि अब ट्रैक्टिव फोर्स क्या है। का फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑन बॉटम एंड साइड ऑफ द चैनल इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स होता है वो साइड और बॉटम पे लगता है, उसे हम ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन सेंटेंस वन, इन कोर्स नॉन कोहेसिव मटेरियल, देन इन कोहेसिव मटेरियल देर कैरिंग अ क्लियर वाटर। तो क्या है कि ये ट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो कोर्स मटेरियल पे लगता है, और वो कैरिंग अ क्लियर वाटर पे उसको वो क्लियर वाटर कैरिंग करता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड्स ए। ओके, देन नेक्स्ट, as per sealed criteria for initiation of bed motion, the entertainment of function is unique function of। तो क्या है? रेनोल्ड, उसमें ए है रेनोल्ड नंबर, उसके बाद सी बी शेयर रेनोल्ड नंबर, उसके बाद सी फ्रोड नंबर, उसके बाद डी बी एंड सी। तो किस पे लगता है? तो फ्रेंड्स जो शील्ड क्राइटेरिया है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक से? तो फ्रेंड्स वो रेनोल्ड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से। पर कौन सा रेनोल्ड नंबर, सी रेनोल्ड नंबर या अकेले रेनोल्ड नंबर? तो लेट्स सी, हम देखते हैं थोड़ा उसके बारे में। तो ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है फ्रेंड्स। ये जब भी हम वाटर रिसोर्स में मास्टर करते हैं, WRE में मास्टर करते हैं, तभी इसका अलग से एक चैप्टर बना रहता है। फ्लूइड हाइड्रोलिक्स करके एक सब्जेक्ट आता है FH, और फ्लूइड हाइड्रोलिक्स में एक चैप्टर बना रहता है सेडिमेंट का, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन का। और इसकी बुक रहती है रंगा राजू की, एक बुक रहती है, बहुत बढ़िया सी बुक है फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल को मूवमेंट कराता है, टिपिकल ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एक्शन। किसके कारण ये एक्शन, किसके कारण इसकी मूवमेंट होती है? तो ग्रेविटी के कारण इसकी एक मूवमेंट रहती है। सेडिमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन विच द सेडिमेंट इज एंट्रेन्ड, यानी कि उसके कारण ये एंट्रेन होता है। सॉरी फ्रेंड। अब फॉर अ फ्लूइड टू बिगिन ट्रांसपोर्टिंग द सेडिमेंट दैट इज करंटली एट रेट्स ऑन सरफेस, जो फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट का स्टार्ट, यानी कि सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का स्टार्ट करेंगे, वो कौन पहले तो वो क्या होता है? सिंपल अवस्था में पड़े रहते हैं, यानी कि रेस्ट में होते हैं। उसके बाद वो उस शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, यानी कि ये स्टार्ट होता है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से, और इंटीमेशन ऑफ द मोशन ऑफ ग्रेन एट द बेड, और उसका इंटीएशन ऑफ मोशन स्टार्ट होता है। ये किस पे डिपेंड होता है? एज पर सील्ड क्राइटेरिया फॉर द इंटीएशन ऑफ द बेड मोशन ऑफ द एंटरटेनमेंट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक फंक्शन ऑफ शेयर रेनोल्ड नंबर, ये शेयर रेनोल्ड नंबर का यूनिक फंक्शन रहता है।
तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, शेयर रेनॉल्ड नंबर इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट, rigid boundary canal whose bed and banks are made with non erodable material। rigid boundary canal में ये बैंक और बेड कौन सी इरोडेबल मटेरियल के साथ बनी हुई होती है और इसमें कौन सा स्टेप यूज, यानी कि वो ट्रू रिजिम में होती है, परमानेंट रिजिम में होती है, फाइनल रिजिम में होती है। तो इरोडेबल में फ्रेंड्स क्या है, नॉन कोहेसिव मटेरियल होगा। और नॉन कोहेसिव मटेरियल फ्रेंड्स कौन सी या अवस्था में, यानी कि ट्रू रिजिम है तो स्टार्टिंग की है, उसके बाद जो फाइनल रिजिम है वो एंडिंग की है, उसके बाद इनिशियल है वो भी सबसे स्टार्टिंग की रिजिम है। तो परमानेंट रिजिम मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर आएगा। वो क्यों आता है लास्ट, चलो हम देखते हैं। बी इज़ अ राइट आंसर, परमानेंट रिजिम। तो परमानेंट रिजिम में क्या होता है, यानी कि पहले हम परमानेंट रिजिम, पहले हम स्टेप बाय स्टेप की रिजिम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज सब, परमानेंट रिजिम में क्या है, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, फ्लो यूनिफॉर्म रहता है, सील चार्ज कांस्टेंट रहता है, अमाउंट ऑफ सिल्ट कांस्टेंट रहती है, ये ट्रू रिजिम है। उसके बाद है इनिशियल रिजिम, तो उसमें बिट्स लॉ ऑफ चैनल सेक्शंस के साथ वॉरी होता है, यानी कि चेंज होता है। वेटेड पेरीमीटर उसको हम कंसीडर करते हैं। ये सब फ्रेंड्स लेजी के जो क्राइटेरिया रहते हैं उस पर डिपेंड है, ये पूरी थियरी लेजी पे डिपेंड है। तो मैंने सबसे पहले लेजी और कैनेडी थियरी का मैंने डिफ्रेंशिएट करके एक लेक्चर रखा था, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये इसके बारे में पूरा पता चलेगा कि 3 स्टेज से, ट्रू इनिशियल रिजिम, देन ट्रू रिजिम, देन फाइनल रिजिम, कौन से स्टेज में क्या क्या वेरी होता था। उसके बाद परमानेंट रिजिम था तो वो पूरा डिफरेंट था। लेजी का ड्रॉबैक क्या था, कैनेडी का ड्रॉबैक क्या था, लेजी ने क्या कैनेडी से अपडेट किया था, वो पूरा सब चीज़ वो मैंने वीडियो में दिखाई है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ये पहले हम ये वीडियो में देखेंगे कि फाइनल रिजिम, तो ऑल द वेरिएबल सच एज द पैरामीटर, डेप्थ, स्लोप एक्सेट्रा आर इक्वली फ्री टू वेरी एंड अचीव द परमानेंटली। तो क्या ये फ्री वेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद परमानेंट रिजिम, तो परमानेंट रिजिम क्या होता है, रिजिड बाउंड्री कैनाल whose bed and bank are made with नॉन इरोडेबल मटेरियल, यानी कि जो नॉन इरोडेबल मटेरियल से बना होता है उसे हम परमानेंट रिजिम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन इरोडेबल मटेरियल से क्या कौन बना रहता है, वो कौन सी रिजिम में है, तो परमानेंट रिजिम, यानी कि बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, बाकी सब जो है वो कोहेसिव में बने रहते हैं, यानी कि ये भी कोहेसिव, फाइनल रिजिम भी कोहेसिव में ही बनी रहती है। ओके, थैंक यू, तुम देख रहे हो सब अच्छे से फ्रेंड, मुझे अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, इसलिए लॉट्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट 207, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अ सेक्शन हैज़ अ ब्रेस्ट वॉल इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड। तो ब्रेस्ट वॉल कहाँ पे प्रोवाइड की हुई होती है फ्रेंड्स, तो मेन कैनाल में नहीं होती, अंडर स्लूइस में नहीं होती, हेड रेगुलेटर में मेन ब्रेस्ट वॉल प्रोवाइड की होती है, वीएरए में भी नहीं होती। अब हेड रेगुलेटर कहाँ बना रहता है, तो फ्रेंड्स हेड रेगुलेटर फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो रिवर होती है उसमें बना होता है। क्यों बनाते हैं हम रिवर में, तो जो रिवर का पानी कैनाल में ले जाने के लिए हम कैनाल रिवर पे हेड रेगुलेटर बनाते हैं, और वो 90 डिग्री अलोंग होगा, किस पे, कैनाल रिवर से 90 डिग्री पे होगा। तो हम देखते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रिजर्वायर। ये रिवर से, यानी कि ये स्ट्रक्चर कैनाल पे ही बनाते हैं, पर क्यों, तो जो रिजर्वायर यानी कि रिवर का वाटर होता है वो कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए हम कैनाल हेड रेगुलेटर बनाते हैं। में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पान सेपरेटेड बाय पियर्स एंड ऑपरेटेड बाय गेट्स, और हम इसे गेट से ऑपरेटेड कर सकते हैं। रेगुलेटर आर नॉर्मली अलाइन टू 19 डिग्री टू वियर, तो ये 19 डिग्री टू वियर रहता है। अब इसकी हम डेफिनेशन इसकी हम बताते तो इस तरह से रहता है।
यहाँ पे क्रॉस यानी कि यहाँ कैनाल हेड रेगुलेटर बनाते थे, यहाँ पे वियर बना देते हैं हम। इस तरीके से पानी को यहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं और 90 एंगल पे हमारा वियर बना रहता है। ओके, उसके बाद द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनर्जी डिसिपिएशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्पिलवे इन व्हेन द टेल वाटर कर्व। तो टेल वाटर कर्व होता है TWC। इसकी मोस्ट आइडियल कंडीशन कौन सी रहती है एनर्जी डिसिपिएशन में? तो फ्रेंड्स, स्पिलवे में एनर्जी डिसिपिएशन क्यों करवाना पड़ता है, क्यों ज़रूरी रहता है, क्यों इम्पोर्टेंस रहता है, उसके 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 बेनिफिट्स क्या रहते हैं स्पिलवे में? यानी कि स्पिलवे में हम अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं करते तो क्या होगा, इसके बारे में पहले तो हमें बात करनी चाहिए। तो हमारे स्पिलवे होते हैं जैसे कि ग्रेविटी डैम है। तो ग्रेविटी डैम में क्या है, हमारा स्पिलवे कौन सा होता है कि ओगी स्पिलवे है ग्रेविटी डैम में। तो ओगी स्पिलवे में क्या है, किस टाइप से हमारा स्पिलवे बना रहता है। हमने देखा होगा डैम की जब तुम पूरी डिज़ाइन देखोगे, तुम रियल में जब डैम देखने जाओगे, कोई भी डैम देख लो, नर्मदा डैम, तो यहाँ पे थोड़ा कटिंग होगा डैम का जो पूरा स्पिलवे है ना, यानी कि गेट से जब डैम खुलता है तो यहाँ पे छोटा सा एक कटिंग होगा और पानी धीरे से यहाँ आता है, उसके बाद उसकी एनर्जी डिसिपेशन होती है, उसके बाद नीचे गिरता है। ऐसे ही पानी आता है, उसकी एनर्जी डिसिपेशन होती है, फिर नीचे गिरता है। क्यों? अगर पानी सिंपली यहाँ से नीचे गिरता रहेगा तो क्या होगा, जो स्पिलवे है उसका भी इरोजन होगा और नीचे जो सरफेस है ना उसका भी इरोजन ही होगा, यानी कि स्कोरिंग होगा। और स्कोरिंग के कारण जो हमारा डैम है वो फेलियर तो नहीं होगा, पर हमारे मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। उस यहाँ पे स्कोरिंग होने लगेगा, पूरा जो स्पिलवे है वहाँ पे पूरा स्कोरिंग होने लगेगा, उसके कारण हमें मेंटेनेंस का काम बढ़ेगा हमारा। तो मैं सबसे पहले आप समझ गए कि डिसिपिएशन क्यों करना पड़ता है, इसलिए डिसिपिएशन करना पड़ता है। अब क्या होता है कि कौन सी कंडीशन आइडियल बनती है? तो पहली कंडीशन है कि जो जंप है लाइज अबोव द जंप हाइट कर्व एट ऑल डिस्चार्ज कोइंसाइड विद जंप हाइट कर्व एट द ऑल डिस्चार्ज, यानी कि कोइंसाइड रखना है। उसके बाद lies below the jump height curve at the all discharge, then lies above or below the jump height at the curve depending upon the discharge, यानी कि ये दोनों होता है। अब क्या है, मैंने सभी कंडीशन के बारे में यहाँ बता दिया है और मैंने पूरा लिखा है कि द वाटर फ्लोइंग ओवर द स्पिलवे अक्वायर अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया ऐसे कि जब फ्लो करता है तब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है बाय द टाइम रीच टू नियर द टोई, यानी कि जब टो पे पानी पहुंचता है उस टाइम, यानी कि आपको पता तो पहले कि टो क्या होता है। और यहाँ ओके, तो ये टो रहता है, ये हील रहता है और ये हेड रहता है। तो यहाँ से पानी नीचे आता है तो टो पे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब उसके बाद ह्यूज एनर्जी ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द लार्ज स्केल ऑफ द स्कोरिंग। और स्कोरिंग का वहाँ पे जो ये ज़्यादा से एनर्जी लेके नीचे पानी गिरता है तो क्या होता है कि हाई एनर्जी होता है, उसके कारण जो स्कोरिंग है ज़्यादा होगा। अ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज मेड ऑफ इज कॉल्ड एनर्जी डिसिपिटेशन। और यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे इस तरह पैरेलल रहेगा, यानी कि 3D में हम जब डिज़ाइन देखेंगे तब हमें पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम एनर्जी डिसिपेटर बोलते हैं। अब हाइड्रोलिक जंप क्या है? तो हाइड्रोलिक जंप वो चीज़ है कि वो सुपर में से सब में फ्लोइंग करेगी, यानी कि सुपर में से सब में उसका फ्लोइंग होगा, उसे हम हाइड्रोलिक जंप कहेंगे। द जंप वाटर फॉर्म टेक्स फ्रॉम प्लेस ऑफ व्हेनेवर सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंज इनटू सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, अब टेल वाटर क्या है? तो वाटर लोकेटेड इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम फ्रॉम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज ए डैम स्ट्रीम। तो यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो पानी पड़ा रहता है उसे हम टेल वाटर लेवल बोलते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन टेल वाटर कर्व एंड जंप हाइट कर्व एनर्जी डिसिपिएशन अरेंजमेंट कैन बी प्रोवाइड बिलो द स्पिलवे एज फॉलो। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये है, ये हमने रैंडमली लिखा है, पर यहाँ पे ABC मैंने लिख दिया है गलती से। अब क्या होता है, हमारी ये कंडीशन सबसे बेस्ट रहती है। टेल वाटर कोइंसाइड विद जंप हाइट कर्व एट द ऑल डिस्चार्ज, यानी कि टेल वाटर TWC है वो जंप हाइट पे कोइंसाइड हो फॉर ऑल द डिस्चार्ज। तो हमारा राइट आंसर
बनेगा coincide with jump height curve at the all discharge. B is the right answer. Okay. Then next, the ordinate of instantaneous unit hydrograph IUH of catchment of any time t is, तो instantaneous यूनिट हाइड्रोग्राफ वो क्या रहेगा एनी टाइम पे, तो हमारा पहले IUH के बारे में पढ़ लेते। द लिमिटिंग केस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ जीरो ड्यूरेशन इज नोन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ IUH इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो क्या होता है, एक लिमिटिंग केस होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन पे यानी कि जीरो ड्यूरेशन पे रहता है, उसे हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ कहेंगे। अब क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ instantaneous unit hydrograph of a catchment at any time t is the slope of S curve of which effective rainfall intensity is 1 सेंटीमीटर पर आवर। उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर रहती है, उसे हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है, द स्लोप ऑफ एस कर्व विथ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ IUH. D is the right answer. Then leaching requirement of soil is 10% if the consumptive use requirement of the crop is 19 mm, then the depth of water required to be applied to the field. तो यानी कि लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल 10% रहती है इफ़ द कंजप्टिव यूज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्रॉप इज 19 mm, देन द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फील्ड। तो इसका एक इक्वेशन है फ्रेंड्स, लीचिंग रिक्वायरमेंट का एक इक्वेशन रहता है LR इज इक्वल टू DI मीन्स टोटल इरीगेशन वाटर डेप्थ टू अप्लाइड, देन CU क्या रहता है, कंजप्टिव यूज। तो यानी कि ये DI माइनस CU अपॉन DI इंटू 100, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन रहता है। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या रहता है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग द सॉइल सैलिनिटी from the initially high value of down to an acceptance of value in accordance with the salt. Okay, tolerance of the crop to be grown, यानी कि क्रॉप के ग्रोन में टॉलरेंस यानी कि ये एक ऐसी चीज़ पैदा करती है यानी कि उसके टॉलरेंस करती है क्रॉप को ग्रोन करने में, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कितनी लीचिंग होगी उसकी परसेंटेज वो हमें निकालना है। तो LR तो हमें दिया हुआ है 10, देन इक्वल टू DI माइनस 90, कंजप्टिव यूज दिया हुआ है 90 अपॉन DI इंटू 100, तो उसका सॉल्यूशन करने से हमारा DI मिलेगा 100 mm। ओके, तो राइट आंसर इज 100 mm। ओके, DC is the right answer for question number 201. Thank you so much for watching my video, friends.